अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज टेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियो का सिलसिला है जिसमें मैं आपके क्वेश्चन जो आप कमेंट्स में लिखते हैं, ये हमारे पेशेंट जो हमें करते हैं, उनको वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करता हूँ ताकि एक आम आदमी को घर बैठे इसका बेनिफिट हो सके। ये क्वेश्चन था हमें एक पेशेंट ने किया, वो कहती है कि मुझे प्रेगनेंसी का दूसरा महीना है और वो कहती है कि मुझे बचपन से दमा है। इस मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब से प्रेगनेंसी हुई है मेरे सीने से सीटी की आवाज आ रही है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। अब इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्रेगनेंसी में एज़मा खराब क्यों हो जाता है? इसमें असल जो हिकमत है वो ये है कि प्रेगनेंसी में खास किस्म की जो हार्मोन्स हैं फीमेल्स की, उनकी चेंजेस आती हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की। उनकी जो एक नेचुरल टेंडेंसी है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं कुदरती तौर पे वो बच्चे के लिए। तो उस वजह से जो सांस की नाली है उनके अंदर सोजिश का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब एक फीमेल लेडी जिसको एज़मा या दमा है, बचपन से है, वो बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन प्रेगनेंसी में उसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा भी बाज़ का पता चल सकता है कि उसको एज़मा या दमा है। यानी उनकी वजह से। उसमें टेंडेंसी तो होती है जेनेटिकली, लेकिन जो फर्स्ट टाइम सिम्पटम्स हैं वो बाज़ प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम आती हैं। या एक फीमेल है जिसको हल्का-फुल्का साँस का मसला होता है, अस्थमा होता है और उसका फिर प्रेगनेंसी में आके वर्सन हो जाता है। उसकी भी लॉजिक या उसकी फिजियोलॉजी वो यही है कि वो बेसिकली हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से होता है। अब इसमें जितनी स्टडीज़ की गई हैं या रिसर्च की गई उसमें ये पता चला है कि प्रेगनेंसी जब होती है, जिनको बैकग्राउंड में अस्थमा होता है उनमें से 1/3 का रूल है। यानी 1/3 जो है उनकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। प्रेगनेंसी की वजह से उनका जो दमा है वो खराब हो जाता है। 1/3 का स्टेबल रहता है और 1/3 का इवन इम्प्रूव हो जाता है। अब वो टेंडेंसी होती है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं, आपका माहौल क्या है, ये इनकी वजह से वो डिसाइड किया जाता है या जो मेडिसिन चूज़ करनी है तो उस वजह से इसका बेनिफिट होता है। अब उन्होंने पूछा कि वो सीटी की आवाज़ आती है। अब उसमें डेफ़िनेटली सीटी की आवाज़ इसलिए आती है कि जो साँस की नालियाँ वो तंग हो जाती हैं और ये दमे की एक अलामत होती है कि चेस्ट टाइटनेस हो जाती है और व्हीज़िंग होती है इसकी अलामतों में से। इसलिए सीटी की आवाज़ आती है जब प्रेगनेंसी में दमे का मसला होता है। अगला उनका क्वेश्चन ये था कि उसको कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ? अब इसमें याद रखें कि अगर आपको एज़मा या दमा है, पहले आपका कंट्रोल था, प्रेगनेंसी में अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को मिलना है और अपना इलाज करना है। अब इसमें बहुत सारे हमारे कुलीग हज़रात जो गायनी के हैं, वो बाज़-अक़त इन्हेलर की मेडिसिन छुड़वा देते हैं। अब ये पढ़ा-लिखा आदमी जो है वो गूगल पे भी सर्च करता है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं, जीना गाइडलाइंस होती हैं, जीआईएनए, जिसमें ये क्लियर बताया गया है और ये हर साल नई रिलीज़ होती हैं कि जो इन्हेलर वाली मेडिसिन है दमा के मरीज़ों में वो 100% जो है वो बिल्कुल सेफ होती है और ये इस्तेमाल की जा सकती है और करनी भी चाहिए। बल्कि जो लोग इन्हेलर वाली मेडिसिन यूज़ नहीं करते, उनके जो बच्चे हैं उसका साइज़ कम हो जाता है या टाइम से पहले जो है वो बच्चा हो जाता है या अबॉर्शन हो जाती है, ये साबित-शुदा है मुख्तलिफ स्टडीज़ में। इसलिए मैं इसको बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेगनेंसी में इन्हेलर की मेडिसिन बिल्कुल सेफ होती है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इससे आपको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल बेहतर होगा तो बच्चे का भी बेहतर होगा। अगर आपका कंप्रोमाइज़ होगा तो बच्चे का भी होगा। अब इन्हेलर कौन-सा इस्तेमाल करना है, कितनी डोज़ में करना है, अब वो हर बंदे में हम देख के देते हैं कि इस बंदे की शिद्दत क्या है और उसको कौन-सा इन्हेलर वो केमिकल कौन-सा चाहिए और उसकी डोज़ कितनी चाहिए। वो फिर हम देख के स्पायरोमेट्री पहले करते हैं, उसमें शिद्दत का फैसला करते हैं और फिर पेशेंट को देते हैं, तो इस तरीके से बेनिफिशियल है। अगर अंदाज़े से मेडिसिन खाएँ तो वो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, टैबलेट की शक्ल में बात कर रहा हूँ, लेकिन इन्हेलर इसमें बिल्कुल सेफ होता है। अगला उनका क्वेश्चन है, क्या मैं एलर्जी वैक्सीन जारी रख सकती हूँ? अब इसमें ये है कि जो जो लोगों को हम एलर्जी की वैक्सीन शुरू करवा देते हैं प्रेगनेंसी से होने से पहले, इसके लिए अगर उनको कोई भी एलर्जी है, 4 किस्म की होती है, नाक की एलर्जी हो, आँखों की हो, साँस की हो या स्किन की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उनको वो जारी करवा दी। अब इसमें इसकी 2 हिस्सों में मैं क्लासिफ़ाई कर दूँगा। इसके ना 2 फ़ेजेज़ होते हैं वैक्सीन के। एक फर्स्ट फ़ेज़ होता है जिसमें हम वीकली लगवाते हैं वैक्सीन अपने पेशेंट्स को, जो हमारे पेशेंट कर रहे हैं उनको इल्म होगा। और वो 7-8 महीने का तकरीबन प्रोसीजर होता है और अगला फेज़ हमारा होता है मंथली वैक्सीन का। अगर हमारा पेशेंट जिसका जो इस वीकली फेज़ से निकल के मंथली फेज़ में एंटर हो चुका है, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर वो पहले लगा रहा था, उसको प्रेगनेंसी होगी तो वो लगाता रहे, मेंटेनेंस फेज़ हम बोलते हैं। लेकिन वो पेशेंट्स जो फर्स्ट फेज़ में थे, जो वीकली वाला फेज़ है, तो उसमें हम फिर वैक्सीन छुड़वा देते हैं क्योंकि इसमें हम डोज़ बढ़ा रहे होते हैं, तो जब हम डोज़ बढ़ा रहे होते हैं, तो बाज़-अक़त इसकी वज़ह से कोई रिएक्शन हो सकता है, ताकि बच्चा कंप्रोमाइज़ ना हो क्योंकि ये जो वैक्सीन है बेसिकली एलर्जन हम जिसमें इंजेक्ट करते हैं,
तो बाज़-औक़ात होता है कि इनकी वज़ह से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाए, कुछ साँस का प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसकी लॉजिक है कि हम इस फर्स्ट फ़ेज़ में नहीं करते, जो वीकली वाला है, अगर मंथली में शिफ्ट हो जाए, तो उसमें हम कहते हैं कि आप जारी रखो, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। अगला उनका क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में किन इलामात के बारे में ख्याल रखना चाहिए दमा के मरीजों के लिए कौन-सी सिम्पटम अगर आएँ तो डॉक्टर से राब्ता करें। अब इसमें जो प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल्स हैं उनमें ये होता है कि आम तौर पर खाँसी आना शुरू हो जाती है, वो पहले बिल्कुल फिट-फाट होती है, उनको खाँसी आना शुरू होती है। या उनको जो है वो साँस फूलना शुरू हो जाता है। अब इसमें फ़र्क क्या करना है? आपने देखना है कि आपको पहले भी प्रेगनेंसी रही होगी या अगर फर्स्ट टाइम भी प्रेगनेंसी आपने देखना है कि जो रूटीन की आपको एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, साँस ले समझ लो कि आपको प्रॉब्लम शुरू हो गया है। या सीने से सीटियों की आवाज़ें शुरू होना हो जाती हैं या सीने में घुटन-सी फ़ील होती है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट टाइटनेस कुछ जिस तरह कोई चीज़ आपको स्क्वीज़ कर रही है, ब्लॉक कर रही है सीने में या इस तरह होता है कि पेशेंट को फ़ील होता है कि साँस अंदर मैं लेके जा रहा हूँ लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। या मेरा जो साँस है वो शैलो हो गया है। तो जब ये सारी अलामतें हो जाएँ या इनमें से कोई एक हो जाए और खाँसी जो स्पेशली रात के टाइम होती है, तो इसका मतलब है कि इसको अब अस्थमा वर्सन हो गया है या इसको अस्थमा का अटैक आ गया और इस पेशेंट को फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और टाइम से इलाज शुरू करना चाहिए। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल एक आप कह लें कि एक रूटीन का प्रोसीजर होता है, रूटीन का इलाज होता है और इससे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर यही केस अपना केस लटका ले 1-2 माह के लिए, 3 माह के लिए तो उससे क्या होता है ये जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है अज़मा तो बाज़-अक़त मेडिसिन भी बेनिफिट नहीं देती और उसका बाज़-अक़त कॉम्प्लिकेशन होती है कि अबॉर्शन बच्चे की जो है वो हो जाती है या बच्चा जो टाइम से पहले उसकी बर्थ हो जाती है या उसके जो फेफड़े हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते मतलब कॉम्प्लिकेशन इसकी काफ़ी होती हैं अगर इसको प्रॉपर इलाज ना किया जाए। और अगर टाइमली इलाज कर लिया जाए तो इसकी किसी किस्म की कोई जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती इलाज करने की और इलाज जो है वो अज़मा का प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होता है। अगर आपको कोई गायनी का डॉक्टर कहे तो आप प्रॉपर पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा के उनसे आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके उनको दिखाएँ ताकि ये बाज़-अक़त इन्हेलर की मेडिसिन छोड़ने की वज़ह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इसको जारी रखना है, ये बिल्कुल 100% सेफ है और इस वज़ह से आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगे और आपका बच्चा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घरवालों का भी नाज़िर हो। अल्लाह हाफ़िज़।